राजा जयचंद एकदम से अकुलाकर उस शिविर से बाहर आए और अपने महल में चले गए और समझ गए कि वो सेवक नहीं है, वो स्वयं पृथ्वीराज चौहान है। और तत्क्षण आज्ञा दे देनी अपने सेनापति रावण को, जाकर घेर लो उस बाग को, कोई भी चौहान वीर पुरुष उस बाग में से जाने न पाए, जान न पावे एक चौहानन सबके मूल लेव कटवाए। यहाँ संयोगिता अपने दाहिने हाथ में माला लेकर उस सभा में उपस्थित होती है, जहाँ बड़े बड़े वीर पुरुष, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अपने शौर्य को लेकर, अपने अपने राज्य की गरिमा को लेकर अपनी अपनी मूंछों पर ताव दिए बैठे हुए थे। राज्य के महामंत्री यहाँ संयोगिता को बारी बारी से सभी राजाओं का नाम, उनका यश गा गा कर सुना रहे हैं, लेकिन संयोगिता को जिसका नाम सुनना है वो तो उनके कान में पड़ ही नहीं रहा। वो सम्राट कहाँ है, वो पृथ्वीराज चौहान कहाँ है। तब डोलत घूमे सब राजन में, ढूंढत घूमे प्राण आधार, और कहूं नहीं देखे पृथ्वीराज को, मन में बिकल भई सुकुमार। संयोगिता यहाँ पर अपनी शर्म का परित्याग करके चारों तरफ निहारने लग जाती हैं। अरे कहाँ है जिसने मुझे वचन दिया था कि वो आएगा, वो कहाँ है। चारों तरफ अपनी नजरें उठाकर देख रही हैं, लेकिन कहीं भी सम्राट नहीं दिखते, कहीं भी पृथ्वीराज चौहान के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। तब ढूंढते ढूंढते संयोगिता की नजर उस सभा के द्वार पर गई, और ढूंढत ढूंढत गई द्वारे पर मूरत लखी पिथौरा क्यार। वहां पर वो स्वर्ण से चमकती हुई पृथ्वीराज चौहान की वो उस मूर्ति को निहारती हैं। तब अपनी सखियों के साथ उस मूर्ति के समीप उपस्थित हुई। महामंत्री से संयोगिता यहाँ प्रश्न करती हैं, महामंत्री आपने सभी राजाओं का यश, उनका नाम बताया, लेकिन इस वीर पुरुष के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। ये कौन वीर पुरुष है जो यहाँ समस्त आर्यावर्त के राजा महाराजाओं का द्वार रक्षक बनकर खड़ा हुआ है, ये कौन है। संयोगिता भी जानती थी, महामंत्री भी जानता था। महामंत्री के तो मानो जिव्या मुख में ही अटक गई हो, कैसे कहे कि ये कौन है। तब यहाँ पर संयोगिता अपनी सखी से पूछती हैं, हे सखी मुझे बताओ ये कौन वीर पुरुष है जो सम्राट जैसी आभा धारण किए हुए है। तब वो सखी धीमे से बोली, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, सपाद लक्ष्य के स्वामी और कन्नौज के परम शत्रु। बस इतना सुनना था कि संयोगिता ने वो सत्तल कमल पुष्पमाला लेकर उस स्वर्ण प्रतिमा के कंठ में धारण कर देनी कि लेके माला संयोगनी सो, मूर्ति गले दीन पहराए। राजा यहाँ पर निराश हो गए, स्वयं राजा जयचंद भी यहाँ पर निराश हुए और संयोगिता को महल दे दिया गंगा के तट वाला, वहाँ पर नजर बंद कर दिया। यहाँ पर कई तरीके से आपको कथा मिलेगी। एक कथा कैसी मिलेगी कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। संयोगिता के कान में बात आई थी पृथ्वीराज चौहान की, जैसे भी यात्री आते थे बताते थे कि सपाद लक्ष्य के सम्राट हैं और ऐसी उनकी शूरवीरता है, तो सुन सुनकर प्रेम हो गया था यहाँ पर संयोगिता को। और ये बात भी है कि जो कर्नाटी दासी थी उसने आकर बताया था, पृथ्वीराज चौहान ने गुणगान किया, तो ऐसे प्रेम हो गया कि ऐसा कोई वीर पुरुष है। तो यहाँ पर संयोगिता ने जैसे ही माला डाली उस प्रतिमा के, तब राजा जयचंद एक भाट भेजते हैं, ये चंद भाट का भी नाम आता है, कि भाट को भेजते हैं कि बुलाकर तो लाओ पृथ्वीराज चौहान को, हम भी तो देखें वो कैसा वीर पुरुष है। तो एक कथा यहाँ पर ऐसी भी आती है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता पहले कभी मिले ही नहीं थे। जब पहली बार पृथ्वीराज चौहान मिलते हैं तो संयोगिता उनके चित्र से उन्हें पहचानती है, मतलब चित्र उनके पास था। तो ये प्रेम कथा है, कई तरीके से काव्यों में इसका वर्णन, ये काव्य है। यहाँ तथ्य खोजने का प्रयास कभी मत करना, तथ्य क्या है उसकी मैं चर्चा शुरुआत में कर ही चुका हूं। तो यहां पर संयोगिता को नजरबंद कर दिया गया। जैसे ये कथा यहां चंद भाट ने पृथ्वीराज चौहान को सुनाई, पृथ्वीराज चौहान प्रसन्न हो गए, क्योंकि स्वयंवर जैसे भी हुआ उन्होंने न उपस्थित रहकर भी वो स्वयंवर विजय कर लिया था। तब उन्होंने बड़ी साल दुशाला यहाँ चंद भाट को देनी बड़ा सम्मान किया और कन्नौज को भेज दिया। तब पृथ्वीराज चौहान अपने सभी सामंतों को लेकर
चंद्रबरदाई को लेकर कन्नौज नगर में उपस्थित होते हैं, वेश बदल कर आते हैं। गंगा के तट पर पहुंचे, मां गंगा में उन्होंने स्नान किया। यहां पर बड़ा दिव्य संवाद होता है पृथ्वीराज चौहान में और चंद्रबरदाई में। वास्तव में अगर मैं कहूं तो पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है कि जिस पर अगर आप बोलते जाओ आप घंटों तक बोल सकते हो। इसमें इतनी नीतियां हैं कि जिनका क्या ही वर्णन किया जाए। जैसे आप चाणक्य नीति कहते हो, अगर आप मैं कहूं तो इसमें चंद्र नीति का अगर वर्णन किया जाए तो अद्भुत है। चंद्रबरदाई हर वक्त हर पल पल में यहां पर नीतियां देते हैं, वर्णन करते हैं कि आदमी का स्वभाव कैसा होता है, कि स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, दोनों के एक दूसरे के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए, राज्य कैसा होता है, राज्य के क्या क्या अंग होते हैं जो उसे सुरक्षित करते हैं, उसकी शक्तियां बढ़ाते हैं। यहां सब वर्णन है। कन्नौज के कैसे पुरुष हैं, उनकी आदत क्या है, स्त्रियां कैसी हैं, उनकी कैसी आदत है, कन्नौज की फौज कौन कौन सी है। नागा भी फौज थी यहां पर कन्नौज के पास, मतलब साधुओं की भी फौज थी। तो सभी तरह का वर्णन पृथ्वीराज रासो में आपको उपलब्ध होगा। लेकिन वो कहानी घंटों की है। यहाँ वीडियो अगर कुछ देर ज्यादा की हो जाए तो लोग बोर हो जाते हैं, तो वो कहानी नहीं। बात आती सीधे यहाँ पर चंद्रबरदाई के साथ पृथ्वीराज चौहान अपना शिविर लगाते हैं कन्नौज से 1 योजन दूरी पर। दूसरे दिन प्रातः बेला में पृथ्वीराज चौहान वेश बदलकर चंद्रबरदाई के साथ कन्नौज महल की तरफ चलते हैं। यहाँ व्यूबद्ध होकर सभी सामंत पृथ्वीराज चौहान की रक्षा करते हुए महल तक पहुंचते हैं। लेकिन महल के भीतर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ही जाने थे। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर सेवक बने हुए हैं चंद्रबरदाई के, लेकिन ऐसे ही प्रवेश नहीं मिल जाता। ये भी बड़ा अद्भुत है। पहले चंद्रबरदाई वहां के एक हेजम कुमार जो द्वारपालों का एक अफसर था, उससे मिलते हैं। हेजम कुमार को बड़ी जोरदार कविता सुनाते हैं, नीतियां सुनाते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये वास्तव में ही पहुंचे हुए राज दरबार के कवि हैं। कहते हैं कि मैं चंद्रबरदाई हूं और मैं अजमेर से आया हूं। मैं उस सभा को छोड़कर अब यहाँ राजा जयचंद से मिलना चाहता हूं, इनकी सभा को देखना चाहता हूं, यहाँ बैठना चाहता हूं। तब यहाँ पर राजा जयचंद को जब हेजम कुमार से पता चलता है कि चंद्रबरदाई अजमेर से आए हैं, तब राजा जयचंद अपने एक कवि को भेजते हैं, दसौंधी को भेजते हैं, जो बड़ा ही एक प्रकांड विद्वान था। दसौंधी और चंद्रबरदाई में बड़ा जोर का शास्त्रार्थ यहाँ पर देखने को आपको प्राप्त होगा। दसौंधी फिर अंत में कहता है, चंद्र मुझे बताओ, अगर तुम वास्तव में ही अजमेर के चंद्रबरदाई हो तो बताओ कि कन्नौज की सभा कैसी है, वहां कौन कौन से वीर पुरुष आसन ग्रहण किए हुए हैं। तब यहाँ पर चंद्रबरदाई वो सारा वर्णन करते हैं। तब दसौंधी ले जाकर चंद्रबरदाई को मिलाता है राजा जयचंद से। लेकिन यहाँ पर राजा जयचंद भी ऐसे ऐसे प्रश्न चंद्रबरदाई से करते हैं कि चंद्रबरदाई भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोनों में बड़ा ही वाक युद्ध होता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात होती है जब चंद्रबरदाई के साथ पृथ्वीराज चौहान उस सभा में प्रवेश करने लगे, तो जो मूर्ति पहले स्वयंवर सभा के द्वार पर थी, वो अब राजा जयचंद ने अपनी कन्नौज की महल की सभा के बाहर रखवा देनी थी। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की नजर पड़ी कि द्वारपाल के रूप में उनकी स्वयं की मूर्ति कन्नौज के द्वार पर, इस महल के द्वार पर एकदम से क्रोध से तमतमा गए कि मूर्त देखी पृथ्वीराज ने, तब जरे गए पिथौरा राय और शाहपुतरियां लाल हुई गई, देहा अग्नि ज्वाल हुई जाए। यहाँ मूर्ति को देखकर पृथ्वीराज चौहान क्रोध से तमतमा गए, आंखें लाल हो गई। जब ऐसा क्रोधित देखा तब चंद्रबरदाई एकदम से घबरा गए। पृथ्वीराज चौहान को रोका, महाराज ये क्रोध करने का समय नहीं है, हम यहाँ वेश बदल कर आए हुए हैं, आप यहाँ पर क्रोध करोगे तो आप पकड़े जाओगे। तब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को शांत करके चंद्रबरदाई उस राज्य सभा के बीच में उपस्थित होते हैं। आगे आगे चंद्रवीर हैं, पीछे चलें पिथौरा राय यहाँ पर सभा में आए। तब राजा जयचंद ने चंद्रबरदाई को आसन दिया। उस आसन के पीछे स्वयं पृथ्वीराज चौहान खड़े हुए। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद को टकटकी लगाकर देख रहे हैं और जयचंद भी अपनी नजरें गाड़े हुए हैं पृथ्वीराज चौहान पर। आप कितना भी वेश बदल लो, लेकिन एक शूरवीर को कभी गुदड़ियों में नहीं छिपाया जा सकता। तब जयचंद मन में सोच रहे हैं कि जयचंद सोचे अपने मन में
क्या है यह धनी चौहान? क्या यही तो वो चौहान नहीं? क्या यही तो वो पृथ्वीराज नहीं जो यहाँ वेश बदल कर आया है? मन में शंका उत्पन्न हुई राजा जयचंद्र के, क्योंकि आंखें नहीं झुका रहे पृथ्वीराज चौहान। सेवक आंखें झुका लेता है, लेकिन राजा जयचंद्र के सामने वो आंखें झुका दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तब राजा जयचंद्र ने वहां पर एक ऐसी परीक्षा ली जिससे पता चल जाता कि ये ही पृथ्वीराज चौहान है। राजा जयचंद्र ने यहाँ पृथ्वीराज चौहान की आंखों में देखते हुए अपनी मूंछों पर ताव दिया। उस समय मूंछों पर ताव देना एक तरीके से आपको द्वंद के लिए या चुनौती के लिए या आपके स्वाभिमान को ललकारना था। अगर दूसरा व्यक्ति भी श्रेष्ठ है तो वो भी अपनी मूंछों पर ताव जरूर देगा। जैसे ही राजा जयचंद्र ने यहां पर मूंछों पर ताव दिया, चंद्रबरदाई घबरा गए, क्योंकि जयचंद्र के सामने पृथ्वीराज चौहान अपनी मूंछों पर ताव न दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहां पर जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मूंछों पर ताव दिया, यहां पर कैद कर लिए जाएंगे और यहीं पर हमारी वीरगति हो जानी है। बस ये देखते ही चंद्रबरदाई एकदम से घबरा गए। चंद्रबरदाई अपने आसन से खड़े हो गए और दोनों के बीच में आ गए, क्योंकि बात यहां पर संभालनी थी। तब राजा जयचंद्र को प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए बड़ी उनकी तारीफें करी, सभा की तारीफ करी, उनके राज्य की तारीफ करी। कवि तो थे, वाक्पटुता थी। यहां ध्यान हटाया पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन यहां पर जयचंद्र ऐसे थोड़ी मानने वाले थे। उन्होंने और परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे एक दासी को बुलाया, जो दासी जानती थी पृथ्वीराज चौहान को, जो अजमेर की ही थी। अगर वो पृथ्वीराज चौहान को पहचान कर उसका हाव भाव थोड़ा भी बदलता है तो तत्क्षण गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा। तब यहाँ पर वो दासी पान लेकर आती है। दासी भी बड़ी चतुर थी। यहाँ पर चंद्रबरदाई ने पहले आंखों में इशारा कर दिया। यहाँ दासी भी समझ गई कि मैंने अगर थोड़ी सी भी शर्म की सम्राट की, थोड़ा सा भी भाव बदला तो ये यही वीरगति पा जाएंगे। तब दासी बेधड़क होकर पान लाती है और स्वयं राजा जयचंद्र और कवि चंद्रबरदाई को पान देती है। तब राजा जयचंद्र को विश्वास हुआ कि ये सेवक ही है। यहाँ पर जयचंद्र और चंद्रबरदाई में बड़ा ही बेहतरीन संवाद होता है, जो वास्तव में ही बताने लायक भी है और सुनने लायक भी है, लेकिन वो बहुत विस्तार में है। उसमें करीब 1 घंटा तो चाहिए ही। नीति का वर्णन होता है, कैसी कैसी नीतियां यहाँ पर रासों में बताई गई है। तब अंत में यहाँ पर जयचंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और चंद्रबरदाई को अपने ही एक शाही बाग में रुकने का आदेश देते हैं। सारी व्यवस्था वहां पर की गई, तंबू गाड़ दिए गए। तब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई उस अपने शिविर में आकर, उस तंबू में आकर निवास करते हैं। यहाँ पर कन्नौज में एक और घटना घटी, वो ये थी कि जो चाचा कानड़ देव थे वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहते थे। ये कथा आपने पिछली वीडियो अगर सभी देखी है पृथ्वीराज चौहान सीरीज की तो जरूर पता होगी कि वो पट्टी क्यों बांधते थे। क्योंकि कानड़ देव का एक प्रतिज्ञा थी कि जो भी उनके सामने मूंछों पर थाप देगा वो उसकी गर्दन काट देंगे। तो चालुक्य राज्य से जो भीमदेव के चचेरे भाई थे वो भीमदेव से डर कर आ चुके थे अजमेर में, और यहाँ जो भाई थे उन्होंने कानड़ देव के सामने मूंछों पर ताव दे दिया। यहाँ पर कानड़ देव ने अपनी तलवार निकालकर वो 7 भाई जो थे सबको समाप्त कर दिया। ऐसा जब देखा सोमेश्वर चौहान ने तो बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि वो अतिथि के रूप में थे और इसी की वजह से युद्ध भी हुआ चालुक्य और चौहानों में। उसके बाद ही यहाँ पर सोमेश्वर चौहान के कहने पर कानड़ देव ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन कन्नौज में जब कानड़ देव पहुंचते हैं तब कानड़ देव को यहाँ सभी सामंत समझाते हैं, महाराज अब ये पट्टी उतारने का समय आप पहुंचा है। अगर आपने पट्टी नहीं उतारी तो यहाँ पर युद्ध भारी होगा, हमें आपकी आवश्यकता है, आप इस पट्टी को उतारिए। तब यहाँ पर कानड़ देव ने वो पट्टी उतारी थी। चंद्रबरदाई और स्वयं पृथ्वीराज चौहान यहाँ आकर बाग में अपने तंबू में अपने शिविर में निवास कर रहे हैं। राजा जयचंद्र दूसरे दिन कुछ भेंट लेकर कवि चंद्रबरदाई के उस शिविर में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर एक अनहोनी घट गई। वो क्या थी? पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर पान दिया राजा जयचंद्र को, लेकिन पान देने के चक्कर में यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने अपना नाखून ऐसा गाड़ा कि राजा जयचंद्र के हाथ से रक्त की धार बह पड़ी। राजा जयचंद्र एकदम से अकुलाकर उस शिविर से बाहर आए और अपने महल में चले गए और समझ गए कि वो सेवक नहीं है, वो स्वयं पृथ्वीराज चौहान है। और तत्क्षण
आज्ञा दे देनी अपने सेनापति रावण को, जाकर घेर लो उस बाग को, कोई भी चौहान वीर पुरुष उस बाग में से जाने न पाए, जान न पावे एक चौहानन सबके मूल लेव कटवाए। जैसे ही सेनापति को आज्ञा देनी, यहाँ कन्नौज की सेना ने आकर वो बाग घेर लिया, वो बगीचा घेर लिया। यहाँ कन्नौज की सेना तत्पर थी पृथ्वीराज चौहान पर टूटने के लिए, और यहाँ बगीचे में 100 सामंतों के साथ स्वयं पृथ्वीराज चौहान भी तत्पर थे। इस द्वंद्व के लिए भारी द्वंद्व होने वाला था, इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। आप सभी वीडियो देख रहे हैं, इतिहास में रुचि होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर किया करिए, चाहे आप जय श्री राम लिखें, चाहे हर हर महादेव लिखें। कमेंट करने से लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा उत्साह आता है। और लाइक भी कर दोगे तो इसमें भी आपका कुछ नहीं जा रहा। शेयर भी करें अपने सभी मित्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।